कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक है ये, और नाम है इतिहास भारत एवं विश्व। तो इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 और अध्याय का नाम है भारत पर विदेशी आक्रमण। आज हम इसी अध्याय की पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर और अन्य प्रश्नोत्तरों को करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो पहले हम अभ्यास के प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उनको करेंगे, और उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 636 ईस्वी में आधुनिक मुंबई के निकट थाना नामक बंदरगाह पर जल मार्ग से किया था, लेकिन वे इस आक्रमण में असफल रहे थे। मतलब क्या है कि हार गए थे इस आक्रमण में। तो ये उनका पहला आक्रमण है जो 636 ईस्वी में उनके द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है कि 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का क्या नाम था? 712 ईस्वी में अविभाजित भारत के सिंध प्रदेश के हिंदू राजा का क्या नाम था? तो हिंदू राजा का जो नाम था वो है दाहिर। तो उनको कहा जाता, दाहिर नाम का राजा रहता था। प्रश्न नंबर 3 है कि अरबों को सिंध को जीतने में कितने वर्ष लगे? अरबों को सिंध को जीतने में कितने वर्ष लगे? एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 75 साल उनको सिंध को जीतने में लगे। प्रश्न नंबर 4 है महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया गया? तो महमूद गजनवी द्वारा, गजनी जगह का यह शासक था, महमूद गजनवी द्वारा 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया गया। सबसे ज्यादा आक्रमण उन्होंने भारत पर किए। प्रश्न नंबर 5 जो है विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? अपनी धन दौलत के लिए मंदिर प्रसिद्ध था। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है 1191 ईस्वी में तराइन, जिसको तरावड़ी भी कहते हैं, तराइन के मैदान में किस किस के मध्य युद्ध हुआ? 1191 में तराइन के मैदान में किस किस के मध्य, किस किस के बीच युद्ध हुआ? तो ये जो युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था तराइन का। प्रश्न नंबर 7 है मंगोलों का सबसे शक्तिशाली नेतृत्व किसने किया? या मंगोलों का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो चंगेज खां का नाम उसमें आता है जो मंगोलों का सबसे शक्तिशाली राजा था। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई या पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो प्रथम लड़ाई थी, पहली लड़ाई थी, वो 1526 में ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी। इब्राहिम लोधी जो था वो दिल्ली का शासक था, और इस लड़ाई में इसको महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी की हार हुई और बाबर ने मुगल राजवंश की नींव की यहां पर इसने स्थापना की। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत से कोहिनूर हीरे को लूटने वाले आक्रमणकारी का क्या नाम था? कोहिनूर हीरे को लूटने वाले आक्रमणकारी का क्या नाम था? तो नादिर शाह वो जो था जिसने आक्रमणकारी था जिसने कोहिनूर हीरा भारत से लूट कर ले गया था। प्रश्न नंबर 10 है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई, पहली, दूसरी और तीसरी। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। मराठों की हार से दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने की उनकी संभावना समाप्त हो गई। इस युद्ध में मुगल सरदारों ने अब्दाली को बहुत सा धन दिया और दिल्ली से वापस जाते समय वह शाह आलम को मुगल बादशाह घोषित कर गया। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी क्योंकि जो मराठा थे जो दिल्ली पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, इस लड़ाई में उनकी बुरी तरह से हार हुई और दिल्ली पर उनकी जो सत्ता स्थापित करने की जो संभावना थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। प्रश्न नंबर 11 है पश्चिम से भारत में प्रवेश के मुख्य मार्ग कौन कौन से थे? पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के मुख्य मार्ग कौन कौन से थे?
और एक और प्रश्न पूछा गया है कि दर्रों से क्या आप समझते हैं। तो पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 3 मुख्य मार्ग थे। उसमें पहला समुद्र मार्ग से पश्चिम तट पर पहुंचना, दूसरा उत्तर पश्चिम में खैबर, गोमल और बोलन के दर्रों द्वारा भारत में पहुंचना, और तीसरा है मकरान मरु प्रदेश का समतली भाग। तो ये 3 थे जिनके द्वारा भारत में पहुंचा जा सकता था पश्चिम की तरफ से। इन तीनों मार्गों से विदेशी भारत में दाखिल होते थे। एक और पूछा गया है कि दर्रा किसे कहते हैं। तो दर्रा जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पहाड़ों में पाए जाने वाले आने जाने वाले, आवागमन का मतलब जहां से जाया जा सकता है, पहाड़ों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य थे, क्यों वो भारत पर आक्रमण करना चाहता था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमणों के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो महमूद गजनवी गजनवी सुबुक्तगीन का बेटा था। 997 ईस्वी में वह गजनी का शासक बना। उसने इस्लाम का प्रसार करने के लिए, महत्वपूर्ण लाइन है कि क्यों भारत पर आक्रमण करना चाहता था, तो उसने इस्लाम का प्रसार करने के लिए तथा भारत की धन दौलत को लूटने के लिए भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। इस्लाम का प्रसार करने के लिए तथा भारत की धन दौलत को लूटने के लिए उसने भारत पर 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा तथा लूटा और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। तो ये उसका मेन मकसद था भारत पर आक्रमण करने के पीछे। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है कि तराइन, जिसको हम तरावड़ी भी कहते हैं, बीच में आता है कुरुक्षेत्र और करनाल के, तराइन के युद्ध कब और किस किस के मध्य हुए थे। तराइन के युद्ध कब और किस किस के मध्य हुए थे। तो तराइन के 2 युद्धों का वर्णन इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में किया गया है। तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हराया। वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। तो ये कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने उसको मोहम्मद गोरी को जाने दिया। उसके बाद है तराइन का दूसरा युद्ध। अपनी हार को भुलाकर अगले ही वर्ष अर्थात 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर दोबारा आक्रमण कर दिया। दोनों की सेनाओं के बीच एक बार फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी पृथ्वीराज चौहान वीरता से लड़ा, लेकिन वह हार गया। इसका परिणाम यह हुआ कि दिल्ली पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। दिल्ली पर मोहम्मद गोरी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो ये 2 युद्ध हैं। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 14 है, मोहम्मद गोरी को भारत में सर्वप्रथम हार कहां और कैसे हुई। मोहम्मद गोरी की भारत में सर्वप्रथम हार कहां और कैसे हुई। तो हम कह सकते हैं कि मोहम्मद गोरी गोर का शासक था। गोर एक जगह का नाम है। मोहम्मद गोरी गोर का शासक था। वह गुजरात की समृद्धि से बहुत ज्यादा प्रभावित था। वह उस पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए 1178 में 1178 में उसने गुजरात पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि गुजरात की समृद्धि से प्रभावित था। उस समय गुजरात पर चालुक्य वंश के शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। मोहम्मद गोरी ने दक्षिण राजपुताना होते हुए अनहिलवाड़ा पाटन, जिसको हम कहते हैं, तो मोहम्मद गोरी ने दक्षिण राजपुताना होते हुए अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण किया था।
मूलराज द्वितीय एवं भीम द्वितीय की साहसी मां नायिका देवी। मूलराज द्वितीय और भीम द्वितीय की साहसी मां नायिका देवी के नेतृत्व में अनहिलवाड़ा की सेना ने आबू पर्वत के निकट कायांद्रा नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी का सामना किया। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की सेना बुरी तरह से पराजित हुई। मोहम्मद गोरी किसी प्रकार से गुजरात से अपनी पराजित सेना को लेकर भाग निकला। यह मोहम्मद गोरी की भारत में पहली पराजय या पहली हार थी। प्रश्न नंबर 15 है, पानीपत की प्रथम लड़ाई का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी और काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच हुआ था। 1526 में दिल्ली के शासक इब्राहिम लोधी और काबुल के शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मार दिया और दिल्ली में सल्तनत को समाप्त कर मुगल राजवंश की स्थापना की। तो उसमें पहले उसको सल्तनत के नाम से जाना जाता है, सल्तनत काल कहा जाता है। तो इब्राहिम लोधी को जब मार दिया गया तो दिल्ली में सल्तनत को समाप्त कर मुगल राजवंश की स्थापना की। इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, महमूद गजनवी के द्वारा किए गए आक्रमणों के प्रतिरोधों का वर्णन करें। महमूद गजनवी के द्वारा किए गए आक्रमणों के प्रतिरोधों का वर्णन करें जो उसने आक्रमण भारत पर किए। तो हम कुछ पॉइंट्स के जरिए इनको बता सकते हैं। और पहला पॉइंट है कि 997 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। 997 ईस्वी में महमूद गजनी का शासक बना। गजनी जगह का नाम है। महमूद एक कट्टर मुसलमान शासक था, राजा था। उसने इस्लाम का प्रसार करने के लिए तथा भारत की धन संपदा को लूटने के लिए 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा। तोड़ भी डाला उनको और उनको लूट कर भी ले गया। दूसरा पॉइंट है कि 1000 ईस्वी में उसने हिंदू शाही शासक जयपाल पर आक्रमण किया। पेशावर के निकट हुए युद्ध में जयपाल वीरतापूर्वक लड़ा लेकिन पराजित हुआ। जयपाल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आनंदपाल शासक बना। उसके राज्य पर भी महमूद गजनवी ने कई बार आक्रमण किए। हिंदू शाही राज्य के अलावा महमूद गजनवी ने भेरा, मुल्तान, नगरकोट पर भी आक्रमण किए तथा मंदिर व मूर्तियां तोड़कर एवं बहुत सा धन लूटकर गजनी लौट गया। तीसरा जो आक्रमण जिसको हम यहां पर गिना सकते हैं वो है महमूद गजनवी ने हिंदुओं के पवित्र स्थल थानेश्वर पर भी आक्रमण किया। यहां चक्र स्वामी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। महमूद गजनवी ने न केवल इस मंदिर को तोड़ा बल्कि चक्र स्वामी की मूर्ति को भी खंड खंड कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया। चौथा पॉइंट है कि महमूद गजनवी ने हिंदुओं के एक अन्य पवित्र स्थल मथुरा पर भी आक्रमण किया। यहां भी उसने भगवान केशव की मूर्ति को अपमानित किया। और पांचवा जो उनका आक्रमण है जो सबसे माना जाता है भयानक, वो था महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। जो सोमनाथ का मंदिर था वो आता है कि कहां पर स्थित है, तो सोमनाथ गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। यहाँ का विशाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध था। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था थी। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे जवाहरात थे। इस मंदिर में एक सोने की घंटी लगी हुई थी जिसका वजन कई मन था, कई किलोग्राम था। भगवान सोमनाथ की मूर्ति पर जो छत्र बने हुए थे उन पर हजारों बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को भी लूटा और भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। यहां से प्राप्त धन को वह ऊंटों पर लाद कर गजनी ले गया था। तो ये उसके कुछ आक्रमण माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, नादिर शाह द्वारा दिल्ली की जनता पर किए गए अत्याचारों का उल्लेख करें। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि 1739 ईस्वी में, डेट याद रखनी है 1739 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
इस समय दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन था। वह भोग विलास में लिप्त रहता था, इसलिए राजकाज में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। लोग उसे मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे, क्योंकि काम ये भोग विलास में हर समय लिप्त रहता था, तो इसलिए लोग उसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे। भोग विलास में लिप्त रहने के कारण वह नादिर शाह का मुकाबला नहीं कर पाया, इसलिए उसकी सेना को नादिर शाह ने 24 फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में बुरी तरह से हरा दिया। नादिर शाह लगभग 2 महीने तक दिल्ली में रहा। इस दौरान उसने दिल्ली को खूब लूटा। उसके सैनिकों ने स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों तक को नहीं छोड़ा। 3 दिन तक दिल्ली में लूटपाट व कत्लेआम चलता रहा और 3 दिन में ही दिल्ली के साधारण लोगों से ही 3 करोड़ रुपए लूट लिए गए। जब वह ईरान लौटा तो 30 करोड़ रुपए नगद, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात के अलावा 10 हाथी, 700 घोड़े, 10,000 ऊंट, 130 लेखापाल, 200 लोहार, 300 राजमिस्त्री, 100 पत्थर तराशने वाले और 200 बढ़ई अपने साथ ले गया। इसके अलावा वह भारत से प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को भी ले गया। मयूर सिंहासन सोने व रतन जड़ित सिंहासन था, जिसकी कीमत उस समय भी करोड़ों में थी। काफी बहुमूल्य चीज थी वो, और उसको भी नादिर शाह ने साथ ले गया। प्रश्न नंबर 17 है, सोमनाथ मंदिर के विध्वंस पर एक लेख लिखें। सोमनाथ मंदिर के विध्वंस पर एक लेख लिखें। महमूद गजनी ये जो है गजनवी है, गजनी का शासक था वो। तो महमूद गजनवी ने भारत में इस्लाम का प्रसार करने के लिए, वह भारत की धन संपदा को लूटने के लिए, यहां गजनी नहीं है बल्कि गजनवी है, गजनी का तो वो शासक था। महमूद गजनी ने भारत में इस्लाम का प्रसार करने के लिए और भारत की धन संपदा को लूटने के लिए 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसने गुजरात स्थित सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण किया। यहाँ का विशाल मंदिर विश्व प्रसिद्ध था। इस मंदिर के प्रति हिंदुओं की गहरी आस्था थी। इस मंदिर में भारी धनराशि, हीरे जवाहरात थे। इस मंदिर में एक सोने की घंटी भी लगी हुई थी, जिसका वजन कई मन था, कई किलोग्राम था। भगवान सोमनाथ की मूर्ति पर जो छत्र बने हुए थे, उन पर हजारों बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। महमूद गजनवी ने इस मंदिर को भी लूटा तथा भगवान सोमनाथ की मूर्ति को गदा के प्रहार से तोड़ दिया। यहां से प्राप्त धन को वह ऊंटों पर लादकर गजनी ले गया था। तो ये भी एक विध्वंस, उसने सोमनाथ मंदिर को एक तरह से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। प्रश्न नंबर 18 है, विदेशी आक्रमणों के भारत पर कौन कौन से प्रभाव पड़े। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत पर आक्रमण हुए 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, विदेशी आक्रमणों के भारत पर कौन कौन से प्रभाव पड़े। तो उसमें पहला है जो प्रभाव पड़ा वो है इस्लाम धर्म का प्रसार। अरबों व तुर्कों ने इस्लाम को फैलाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। उत्तरी भारत पर अधिकार करने के बाद उन्होंने इस्लाम का बड़ी तेजी से प्रसार करना शुरू कर दिया था। आक्रमणकारियों के साथ अनेक उलेमा, मौलवी भी भारत आए थे। उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म का प्रसार किया। दूसरा है जो नुकसान हुआ भारत को बाहरी आक्रमणों से, विदेशी आक्रमणों से, जन धन की हानि। गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी में अनेक बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों का उद्देश्य धन प्राप्त करना था। वह नगरकोट, कन्नौज, मथुरा और सोमनाथ से अपार धन लूटकर ले गया। तीसरा प्रभाव पड़ा कि कला एवं साहित्य को आघात पहुंचा, कला और साहित्य को हानि हुई। विदेशी आक्रमणकारियों ने भारतीय मूर्तियों और मंदिरों को भी तोड़ा। थानेश्वर, नगरकोट, मथुरा, कन्नौज, सोमनाथ में धर्मस्थलों और मंदिरों को बड़े पैमाने पर तोड़ा गया। ये भव्य कला की मूर्तियां और नमूने सदा के लिए नष्ट हो गए। महमूद गजनवी ने
केवल मंदिरों और मूर्तियों को ही नहीं तोड़ा, बल्कि वह अनेक उच्च कोटि के कलाकारों और शिल्पकारों को अपने साथ गजनी ले गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके कृत्यों से भारतीय स्थापत्य कला पर बुरा प्रभाव पड़ा। चौथा है शिक्षा और भाषा पर प्रभाव। तुर्कों के आगमन से भारतीय शिक्षा केंद्रों का ह्रास हुआ तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग प्रणाली, जिसको हम मदरसा प्रणाली कहते हैं, मदरसा प्रणाली की शुरुआत हुई। यह शिक्षा प्रणाली भारतीय शिक्षा प्रणाली से अलग थी। यह शिक्षा मस्जिदों में दी जाती थी। तुर्कों के आगमन से भारत में फारसी भाषा का उदय हुआ। तुर्क शासकों ने अपने राज कार्यों में भी इसी भाषा का प्रयोग किया। इस प्रकार देखते ही देखते भारतीय समाज का स्वरूप बदलने लगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो उसमें प्रश्न आता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। किसी जमाने में भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो प्रश्न उभर सकता है कि सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था। तो प्राचीन काल में भारत सभ्य, विकसित और उन्नत देश था। भारत की गिनती दुनिया में सबसे अमीर और संपन्न देशों में होती थी। भारत अपनी समृद्धि और सोने की प्रचुरता के कारण विश्व में प्रसिद्ध था, जिस कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था या सोने की चिड़िया कहते थे। दूसरा अगला प्रश्न है कि अरब साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अरब साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हजरत मोहम्मद ने अरब साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद ने अरब साम्राज्य की स्थापना कहां की। तो मध्य एशिया में अरब साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई। 632 ईस्वी में हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया। 1398 में 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर, तैमूर लंग उसको कहते हैं, तो भारत पर आक्रमण किया। भारत पर विदेशी आक्रमणों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आ सकता है। भारत पर विदेशी आक्रमणों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो 7वीं शताब्दी से या 7वीं सदी से 18वीं सदी के बीच भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए उनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थी। उसमें पहली हम कह सकते हैं कि इस दौरान भारत पर जितने भी आक्रमण हुए वे सभी इस्लामी आक्रमणकारी थे। सभी के सभी, मंगोलों को अगर छोड़ दें तो सारे के सारे इस्लामी आक्रमणकारी थे। दूसरा है, सभी आक्रमणकारियों ने लूटपाट और मारकाट की। यहाँ पर जो भी उनको मिला वो लूट कर यहां से ले गए और साथ में लोगों को भी मारा। तीसरा है कि भारत में इस्लाम का प्रसार करना इन आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य था। चौथा है, सभी आक्रमणकारियों को भारतीय जनता के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि वो आक्रमण करने आए और किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता के कड़े विरोध का उनको सामना करना पड़ा। पांचवा है कि सभी आक्रमणकारी अनैतिक युद्ध नीति का प्रयोग करके विजय प्राप्त करने में सफल रहे। तो मतलब युद्ध जीतने के लिए, युद्ध को जीतने के लिए उन्होंने घटिया से घटिया चालों का प्रयोग किया। सभी आक्रमणकारी अनैतिक युद्ध नीति का प्रयोग करके विजय प्राप्त करने में सफल रहे। और छठा है कि भारतीय हिंदू शासकों ने युद्ध के समय उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन किया। यही था कि जो आक्रमणकारी थे वो अनैतिक युद्ध नीति का प्रयोग कर रहे थे, जबकि जो भारत के राजा थे वो समय उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन कर रहे थे। तो भारतीय हिंदू शासकों ने युद्ध के समय उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन किया, जो उनके लिए आत्मघाती साबित हुआ। कि जिस प्रकार एक बेईमान आदमी था तो उसके लिए बेईमानी वाले तरीके इस्तेमाल किए जाने चाहिए थे। सातवां है कि अधिकतर आक्रमणकारियों ने भारतीय हिंदू शासकों के मनोबल एवं आत्मविश्वास को चकनाचूर करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृति के वाहक बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, सांस्कृतिक केंद्रों और मंदिरों को तोड़ा। ये भी एक उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों ने किया कि यहाँ पर जो बड़े बड़े मंदिर थे उनको तोड़ा गया। आठवां है, जो आक्रमणकारी थे तुर्कों और अरबों की सेना में अच्छी नस्ल के अरबी और तुर्की घोड़े थे, तो घोड़ों के कारण भी वो जीते। और दूसरा जो हमारे भारत वाले क्यों हारे कि भारतीय हिंदू शासकों की सेना में हाथियों की अधिकता से
आक्रमण में तीव्रता कम होती थी, जो हाथी ज्यादा थे उनके पास, घोड़े कम थे, तो हाथी जो है वो मंद मंद चाल से चलते थे, जिसके कारण वो हारे। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तहस नहस किया? तो मोहम्मद गोरी के एक सेना नायक बख्तियार खिलजी, याद रखना है, मोहम्मद गोरी के एक सेना नायक बख्तियार खिलजी ने उनको जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको तहस नहस किया। उन्होंने यहाँ के भवनों सहित पुस्तकालय को भी आग लगा दी थी। तो पूरी तरह से नालंदा विश्वविद्यालय को उन्होंने खत्म कर दिया था। धन्यवाद, नमस्कार।